मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखी थी। नाउ वी नीड टू हैव अ लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं एंड नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। देखो बड़ा सिंपल सा प्रूफ होता है। सी सबसे पहले तो देखो एक काम करते हैं कि एक कुछ तो भी ऐसे रिजिड बॉडी बना देते हैं और मान लेते हैं सपोज कि दो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक एक्सेस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है एंड नोट केयरफुली कि अब की बार जो मैं एक्सेस आपको दिखा रहा हूं फिगर में वो आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। सो एक्सेस इज नॉट लाइक दिस। ये अगर एक्सेस बना था तो ये एक्सेस स्क्रीन के प्लेन में होती, ये नहीं बना रहा हूं। जो एक्सेस मैंने बनाई है ये एक एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसी है। ये मान लो सपोज सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाली ये रेड वाली एक्सेस है और एक दूसरे कलर से मैं एक दूसरी एक्सेस बना देता हूं। मान लो जो एक और पॉइंट ले लेता हूं, मान लो मैं P, और हम इस पॉइंट P के अबाउट भी इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने वाले हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द स्क्रीन। ये दो एक्सेस है, इसके अबाउट आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है। मान लो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको हम R बोलने वाले हैं एंड सो ऑन। और एक फर्दर काम और करते हैं। मान लेते हैं सपोज कि यहां पे एक पार्टिकल ले लेते हैं ऑफ मास dm। ठीक है, ये जो पार्टिकल है कोई भी जनरल पार्टिकल है, इसका मान लो सपोज जो अपना सेंटर ऑफ मास है, यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम बोल देते हैं RC। जो पॉइंट P है यहां से इसका पोजीशन वेक्टर जो है इसको बोल देते हैं RP। और एक काम और करते हैं, दोनों के बीच में पॉइंट P और C के बीच में डिस्टेंस अगर R था तो एक काम मैं और करता हूं। देखो जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास को विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन मान लेते हैं। बिकॉज सी किसी भी सिस्टम में ओरिजिन तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करते हैं। तो जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन 0 0 0। और ओरिजिन यानी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है ये है मान लो R। नाउ यू माइट बी वंडरिंग सर ये क्या हो गया, एकदम से पोजीशन वेक्टर वगैरह कहां से आएगा। भी देखना, ज्यादा कुछ परेशान नहीं करने वाले हैं वेक्टर्स हमें। सी सबसे पहले याद करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते किस तरीके से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक तरह से अगर इंटीग्रेशन के केस में देखो तो डेफिनेशन क्या बनती थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन ये बनती थी कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से एक जनरल डिस्टेंस r के ऊपर मैं एक पीस ले लेता हूं जिसका मास है मान लो dm। तो ये पीस जो होगा dm मास का, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी dm इंटू आर स्क्वायर और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी इसका इंटीग्रल करके लाइक दिस। तो आइडिया ये रहता है कि अगर आपके पास कोई भी 1D 2D 3D कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर आप बहुत जरा जरा से छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर लो, मतलब क्यूब मतलब कि बहुत जरा जरा से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लो, और उसके बाद किसी एक जनरल पार्टिकल का डिस्टेंस अगर r है, मास अगर dm है, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वो हो जाएगी di। और उसी को अगर आप पूरी बॉडी के ऊपर इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ये जनरल तरीका होता है किसी भी 1D 2D 3D ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। अब इसको ध्यान रखना और इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर मान लो सपोज मुझे इस पूरी की पूरी रिजिड बॉडी की, किसकी, ये पूरी रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालनी है, सेंटर ऑफ मास वाली। तो यही डेफिनेशन हम यूज करने वाले हैं। डीएम वैसे ही मास रहेगा, बस आर जो आप लोगे वो आर आप सेंटर ऑफ मास से ले लोगे। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रिजिड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रल RC स्क्वायर इंटू डीएम। और यह भी ध्यान रखना कि किसी भी वेक्टर का इंटीग्रल अगर आप करते हो, सॉरी वेक्टर का अगर स्क्वायर करते हो तो उसको आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो RC स्क्वायर का वैसे नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, लेकिन RC स्क्वायर का स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मीनिंग होता है ये। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी आपकी इस पूरी रिजिड बॉडी की अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से आप देख लो कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो पॉइंट P के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट P विल बी इंटीग्रल RP स्क्वायर इंटू डीएम। और इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं RP डॉट RP मल्टीप्लाइड बाई डीएम, ये लिख सकते हो। नाउ दिस इज रियली गेटिंग कंफ्यूजिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि लाइक सर ये सब ठीक तो है जो आप बोल रहे हो सब ठीक है, इट्स लॉजिकली फाइन, बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट एट। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स,
2-3 मिनट, जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, स्टेप वाइज तो क्लियर होता जा रहा है। अब ये एकदम से अभी आप देखना ये क्यों भी क्लियर हो जाएगा। देखो दूसरा आप एक और चीज देखो कि ये आरपी क्या है, वेक्टर्स लगा देते हैं थोड़ा सा। यू कैन सी कि एक ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है ये वाला, और इस ट्राइंगल के अंदर आप देख लो कि ये दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस हो जाएगा आरपी। तो देयरफॉर अगर आपको आरपी चाहिए तो आरपी विल बी नथिंग बट फ्रॉम वेक्टर्स आर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स आरसी माइनस आर, ये आप बोल सकते हो। तो देयरफॉर इसको अगर आप अपनी नीचे वाली इक्वेशन में लिख देते हो तो आरसी माइनस आर, आरसी माइनस आर ऐसे कर दो, और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मतलब कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ब्रैकेट्स को दोनों को ओपन कर दो, तो आपके टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से, आरसी स्क्वायर इंटू डीएम। एंड रिमेंबर वेन एवर आई एम राइटिंग आरसी स्क्वायर मीन्स आरसी डॉट आरसी, एक तो ये हो गया, प्लस इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ आर डॉट आरसी इंटू डीएम। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करके आपका इंटीग्रल आ जाएगा इस तरीके से। और अब इस इंटीग्रल को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, यू विल सी कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके अलग अलग टर्म्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान है, इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। पहला वाला टर्म आप देख लो, इंटीग्रल आरसी स्क्वायर डीएम। नाउ इंटीग्रल आरसी स्क्वायर डीएम इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो चीज है ये तो आपकी हो जाने वाली है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। दूसरा आप ये देखो, सेकंड टर्म सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट थर्ड अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन सेकंड भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेकंड टर्म में आप ध्यान से देखो कि भाई आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आप अलग अलग मासेस लेते हो, डीएम की अलग अलग लोकेशन लेते हो, तो डीएम की अलग अलग लोकेशन के लिए ये आरसी चेंज होता रहेगा, आरपी चेंज होता रहेगा। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करने का मतलब है कि जैसे ये डीएम लिया है वैसे ही बहुत सारे और डीएम लोगे ऑल ओवर द बॉडी और सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सम अप करने वाले हो। तो देयरफॉर अलग अलग डीएम्स की पोजीशन के लिए ये दोनों तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ध्यान से देखो कि आर क्या था, आर तो था इन दोनों फिक्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो अलग अलग डीएम की लोकेशंस लेने से ये पॉइंट पी और सी तो चेंज हो नहीं जाएंगे। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में, प्रॉब्लम में, ये आर वेक्टर 100% कांस्टेंट है। तो इसको मैं ये वाले इंटीग्रल से तो डेफिनेटली बाहर निकाल सकता हूं, तो बिल्कुल निकाल ही लूंगा। और अब आप देख लो जरा, लेफ्ट साइड में जगह क्रिएट करते हैं, तो जो सेकेंड वाला टर्म है मैं उसको अलग से सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहा हूं। इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम में आर स्क्वायर को आप बाहर ले लो, और इंटीग्रल डीएम हो जाता है सिंपली टोटल मास ऑफ द बॉडी। वेरी नाइस। तो यू कैन इजीली सी टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू आर स्क्वायर, ये हो जाता है आपका सेकंड वाला टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट वाला टर्म और सेकंड वाला टर्म, इन दोनों टर्म्स को तो आप अच्छे से पहचान रहे हो। अब बचा थर्ड वाला टर्म। थर्ड वाला टर्म सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं प्रूव करने वाला हूं कि थर्ड वाला टर्म और कुछ नहीं है, थर्ड वाला टर्म सिंपली जीरो होने वाला है। अब ये जीरो कहां से हो जाएगा? देखो, थर्ड वाला टर्म जीरो इस तरीके से हो जाएगा। इसको ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। सी, याद करो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती थी? सेंटर ऑफ मास जैसे अगर वन डायमेंशनल प्रॉब्लम होती थी तो हमें पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज इंटीग्रल एक्स डीएम डिवाइडेड बाय टोटल मास, राइट? या अगर मान लो सपोज एक्स वाई जेड की बजाय अगर आपको कोई बोलता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता था, तो ये हो जाता था इंटीग्रल आर डीएम डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब आप ध्यान से देखो कि इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूमरेटर में जो चीज है इंटीग्रल आर डीएम, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, थोड़ी सी जगह क्रिएट करते हैं नीचे, और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, इंटीग्रल आर डीएम विल बी इक्वल टू m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं ऐसे लिख सकता हूं। और अब यहां पे देखो जो लास्ट वाला टर्म है, इस लास्ट वाले टर्म को मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं प्रॉपरली, और इसको लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो लास्ट वाला जो टर्म है इसमें आप एक चीज देखो, थोड़ी देर पहले मैंने अभी कहा था कि आर वेक्टर तो कांस्टेंट है, तो 2 तो हमने बाहर ले लिया था इंटीग्रल के, ये आर वेक्टर को भी मैं इंटीग्रल के बाहर ले लेता हूं। तो लास्ट वाला टर्म आपका दिख जाएगा -2r डॉट आर सी डीएम, ये हो जाएगा। ठीक है, अंदर आर सी है, ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला टर्म। और अब आप देख लो कि जैसा मैंने अभी ऊपर यहां पे थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके दिखाया था
कि इंटीग्रल आर सी डी एम इज नथिंग बट मास इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप देख लो, इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हमने ओरिजिन कहाँ लिया था, ओरिजिन हमने एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही लिया था। तो देयरफॉर ऑब्वियसली अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही ओरिजिन लिया है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सिंपली 0। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है आपका सिंपली 0। और अगर ये 0 हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, ये थर्ड वाला टर्म जैसा मैं पहले भी बोल रहा था, ये थर्ड वाला टर्म 0 हो जाता है। एंड यहाँ पे कई बार माइंड में एक बात आती है कि चलो सर आपने तो ओरिजिन के ऊपर सेंटर ऑफ मास ले लिया था इसलिए हो गया, लेकिन अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे नहीं दिया है तो फिर क्या होगा? द आंसर इसकी कुछ भी नहीं होगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। उसमें भी अगर आप सेम डेरिवेशन को रिपीट करते हो तो सेम ही रिजल्ट आता है अल्टीमेटली, और सेम लॉजिक भी लगता है। कैलकुलेशंस थोड़े से लेंदी हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दैट डे सेम आता है। और ये भी ध्यान रखना कि दुनिया की किसी भी डेरिवेशन में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड अपने हिसाब से चूज करने का पूरा अधिकार है, ओरिजिन भी अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। उससे डेरिवेशन की जनरलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेरिवेशन उतनी ही जनरल रहती है जितनी जनरल वो और किसी केस में रहने वाली है। तो यहां पे भी हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ये थर्ड वाला टर्म है ये बेचारा तो सीधे सीधे 0 ही हो जाएगा। तो अब आप देख लो फाइनली बिल्कुल सुपर फाइनल क्या काम करने वाले हैं। ये हमने लिखा था सबसे लास्ट लाइन जो है, लेट मी हाईलाइटेड, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसमें हमने निकाली थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट P, या अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थर्ड टर्म 0 हो गया और फर्स्ट और सेकंड टर्म को हम पहचान गए हैं। तो अब मैं इसको बिल्कुल फाइनली लिख देता हूं, सारी चीजें हटा के मैं फाइनली लिख देता हूं दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C। यू कैन सी कि ये फर्स्ट वाला टर्म आपका IC के बराबर आ रहा था, सेकेंड वाला टर्म में हमने r² बाहर निकाल लिया था और हमने देखा था कि सेकेंड वाला टर्म आपका सिंपली mr² आ रहा था। तो यू कैन इजीली सी कि यही एग्जैक्टली थ्योरम है जो थोड़ी देर पहले हमने देखी है, समझी है और प्रैक्टिस करी है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी इस तरह की एक्सिस के अबाउट पॉइंट P टाइप की जो कोई एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली IC प्लस mr² हो जाएगी, ये बात है। और एक छोटा सा लास्ट पॉइंट इसमें और है, यू माइट आस्क मी सर ये सब तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन हमने इसमें ये कहां पे यूज किया है फंडा कि दोनों एक्सिस पैरेलल एक दूसरे के। देखो वो तो हमने थ्रू आउट द डेरिवेशन यूज किया है, बिकॉज अगर दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी तो ये सारी की सारी फिगर एक प्लेन के अंदर बनेगी नहीं, द थिंग्स वुड गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर ध्यान से देखो कि ये हमने बिल्कुल एज्यूम किया था कि दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो अगर दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्रीन के परपेंडिकुलर है तभी उनके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंसेस थे वो सारे के सारे स्क्रीन के प्लेन में आएंगे, प्लेनर फिगर बनेगी एंड यू विल बी एबल टू डिराइव थिंग्स क्वाइट इजीली, अदरवाइज द थिंग्स आर गोइंग टू गेट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो ये बात है। तो इस तरीके से आप चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की ये जो बढ़िया सी टेक्निक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फॉर्मली आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। और बहुत सारी बुक्स में थोड़ा सा दूसरे तरीके भी दिए रहते हैं, वो भी ठीक है, जैसे मैंने तो इंटीग्रेशन के थ्रू किया है। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक ऑल्टरनेट जो अपनी जो डेफिनेशन होती थी वो ये भी थी कि m1r1² m2r2² इस तरह से भी होती थी, उसमें भी उसका भी यूज करके आप प्रूव कर सकते हो। वो थोड़ी लिखने में ज्यादा लेंदी पड़ती है। इंटीग्रेशन वाली डेरिवेशन या वो वाली डेरिवेशन अल्टीमेटली सेम ही है। इंटीग्रेशन वाली डेरिवेशन उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट तरीके से लिख देती है और उस तरीके से करोगे तो भी चीज समझने में शायद थोड़ी सी ज्यादा सिंपल रहती है फॉर स्मॉल स्टूडेंट्स, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा लगता है देखने में। तो अगर आपने ऐसे किया या वैसे किया, जैसे भी करो, बोथ द वेज द डेरिवेशन इज परफेक्टली फाइन। तो ये हमने देख ली है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है और उसकी डेरिवेशन भी देख ली है। लेकिन ध्यान रखना कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अभी और बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दूसरी थ्योरम बताने वाला हूं विच इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों को मिला जुला के और बड़े बड़े और अच्छे प्रॉब्लम्स हम बनाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बेसिक लेवल की प्रोफिशिएंसी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में भी अपन अटेन कर लेते हैं। तो चलो नोट्स में अपने हेडिंग डाल दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, पहले तो लेट मी एक्सप्लेन यू द थ्योरम। बहुत सिंपल सी थ्योरम है ये भी। सी थ्योरम ये है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई भी एक ऐसी रिजिड बॉडी है जो प्लेनर है, ध्यान रखना अभी ये स्टार्टिंग ही बड़ी गड़बड़ हो रही है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मैंने कहा था कि कोई भी जनरल 3D बॉडी ले लो, यहां पे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो सपोज मेरे पास कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी है जो है
प्लेनर, प्लेनर मतलब वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल, 2D लिख रहा हूं बिकॉज 2D के अंदर 1D वाला केस भी आ ही जाता है ऑब्वियसली। तो कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट है, फ्लैट ऑब्जेक्ट के लिए ये लोग कई बार मैकेनिक्स की बुक्स में एक वर्ड यूज करते हैं, फ्लैट ऑब्जेक्ट्स को ये लोग कई बार लैमिना बोल देते हैं। लैमिना मींस प्लेन शीट टाइप की जो होती है। अगर मान लो कोई भी मेरे पास 2 डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट है सपोज, और सपोज उसमें मान लो सपोज मैं एक लाइन ले लेता हूं, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, उसी के प्लेन में मैं एक और लाइन ले लेता हूं जिसको मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, और शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर में एक और तीसरी लाइन बना देता हूं और इसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूं। तो मान लो सपोज मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से लेता हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो शीट के प्लेन में लाई कर रही है और जेड एक्सिस मान लो प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रही है। इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मार्क कर लेता हूं। नाउ अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो हमें पता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो हमें पता है, तो एक बड़ी सिंपल सी थ्योरम होती है जो z एक्सिस के अबाउट कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है वो आपको बता के, वो आपको निकाल के दे देगी। और बहुत सिंपल सी थ्योरम है। थ्योरम सिंपली सेज कि z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो सिंपली x और y एक्सिस वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हो जाती है। फिनिश्ड, वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यू कैन इजीली सी कि देखने में अगर आप देखो तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी आसान है, लेकिन इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है, बहुत बड़ा लिमिटेशन है ये कि ये जो थ्योरम है ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं चलती है, ये खाली 2 डायमेंशनल प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए चलती है। 3D ऑब्जेक्ट के लिए ये थ्योरम आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। और 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए इस तरीके से आप इस थ्योरम को लिख सकते हो। ध्यान रखना 2D ऑब्जेक्ट में भी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ऑब्जेक्ट के प्लेन में लो और z एक्सिस आप इस प्लेन के परपेंडिकुलर लोगे। अगर ऐसा करते हो देन iz विल बी इक्वल टू ix प्लस iy। एक बार अगर ये थ्योरम एप्लीकेबल होती है देन इट इज वेरी वेरी इजी टू यूज, बट एप्लीकेबिलिटी इसकी बहुत लिमिटेड होती है और इसीलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम छोटा भाई बोलेंगे बिकॉज इट इज लेस वर्सेटाइल एज कंपेयर टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ, एक जरूर इसमें भी अच्छी बात है, देखो कहीं अगर कुछ लिमिटेशंस होती है तो कुछ अच्छी बात भी होती है। अब इस वाली थ्योरम की एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें सेंटर ऑफ मास का कोई रोल नहीं है। जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में तो ये था कि दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होनी ही चाहिए, अगर दोनों में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं होगी तो थ्योरम ही नहीं चलेगी। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे ध्यान से देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जहां पे एक्स वाई और जेड एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस थ्योरम का सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं है, वो अभी हम प्रूफ के अंदर भी देखने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर ऑफ मास पे आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है। इनफैक्ट ये एक्स वाई जेड एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये अगर इस ऑब्जेक्ट के बाहर भी आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये थ्योरम आपकी फिर भी 100% चलेगी, ये बात है। तो ये होती है थ्योरम, और थोड़ा सा मैं इसका यूज करके दिखाता हूं, फिर उसके प्रूफ वगैरह के ऊपर भी जाएंगे। बट प्रूफ इसका काफी आसान होता है, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के प्रूफ में अभी आप देख रहे हैं इट इज नॉट इवन हाफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूफ। बट अगेन प्रूफ के ऊपर आएंगे, सबसे पहले लेट मी गेट यू कंफर्टेबल विद द थ्योरम। देखो थ्योरम क्या होती है देखते हैं, सी थ्योरम का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज मैं एक सर्कुलर डिस्क आपको दे देता हूं सपोज, ठीक है, मान लेते हैं सपोज कि मास m और रेडियस r की मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, और ध्यान से देखो कि मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट तो पता है, एनी एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये होता है mr²/2। मान लो सपोज अब मैं बोलता हूं कि नहीं भाई अब मुझे और मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया चाहिए, मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सपोज मैं इस कॉइन है, मान लो सपोज मेरे पास कॉइन को मैं टॉस करने वाला हूं, तो यू कैन इजीली सी जब टॉस करूंगा तो वो कुछ कुछ इस तरह की एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ ऊपर जाएगा। तो लेट अस से कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, सिमिलरली इसको आप वाई एक्सिस मान लो, और हमें नहीं पता कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, इसको लेट अस से आई से डिनोट कर देते हैं। अब आप देखो कि सर्कुलर डिस्क तो परफेक्टली सिमेट्रिकल होती है, तो अगर ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो वाई एक्सिस के अबाउट भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ये भी आई होगी, और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। तो अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देता हूं
iz इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई नो दैट कि iz की वैल्यू है mr स्क्वायर बाई 2 और ix की वैल्यू है आपकी i और iy की वैल्यू भी है i। तो अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हो जाने वाला है आपका mr स्क्वायर बाय 4। वेरी इजी। तो यू कैन इजीली सी कि हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगाई और हमने सिमेट्री का भी फायदा उठा लिया, बिकॉज सर्कुलर डिस्क सिमेट्रिकल है। तो चाहे आप ये वाली एक्सिस लो चाहे ये वाली एक्सिस लो, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगी। तो हमने कहा कि भाई अगर ये आई है तो ये भी आई है और ये दोनों ग्रीन वाली मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का सम अल्टीमेटली आई जेड के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे हमें आई जेड की वैल्यू मालूम थी तो उससे हमने आई एक्स और आई वाई बैक कैलकुलेट कर लिए, ये बात है। सो दिस इज यू कैन सी वन स्मार्ट एंड नाइस वे ऑफ यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो उसके ऊपर, जैसे और देख लो। लेट अस से कि मान लो सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट बना देता हूं मैं और रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ ब्रेड्थ सब अपने को गिवन है एंड लेट अस से कि अब मुझे इसको रोटेट करना है इस एक्सिस के अबाउट यू, ठीक है। आई एम प्लानिंग टू रोटेट दिस डिस्क सॉरी दिस रेक्टेंगुलर शीट अबाउट एन एक्सिस passing through one corner and this axis is perpendicular to the plane of the figure। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालनी है सपोज। तो अब आप देख लो कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन है, बिकॉज सी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के पहले सबसे पहले ये चीज जरूर देख लिया करो कि ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल है कि नहीं है, फ्लैट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल नहीं है तो फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगी, लेकिन जितने टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसमें थ्योरम बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलती है। तो अभी देखो मान लो सपोज ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अगर मान लो मैं इस रेक्टेंगुलर स्लैब को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, अब थोड़ा सा अपना याद करना, वो कंप्रेशन थ्योरम भी अपने काम में आने वाली है। अगर इस रेक्टेंगुलर शीट को मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं तो हमारी कंप्रेशन थ्योरम क्या बोलती थी कि जो भी एक्सिस होती है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आप किसी भी चीज को कंप्रेस कर सकते हो। तो यू कैन इजीली सी कि इस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर शीट को कंप्रेस करके आप ऐसे कर दो। कंप्रेस करके अगर आप एक ऐसी रॉड बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रॉड की लेंथ हो जाएगी b। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए तो ml स्क्वायर बाय 3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, l की जगह बस हो जाएगा सिंपली b। उसी तरीके से अगर आपको रोटेशन चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको कंप्रेस कर दो। कंप्रेस कर दोगे तो यू नो वेरी वेल की इस तरीके से रॉड बन जाएगी, इस रॉड की लेंथ होगी a। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 3 एंड यू नो वेरी वेल कि अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो आई एक्स प्लस आई वाई विल गिव यू आई जेड। सो इट्स वेरी इजी, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली एम बाय 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिनिश्ड। तो खुद ही देख लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में तो फिर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थोड़ी सी कम जनरल होती है, लेकिन गुड थिंग इसकी यूज करने में भी आसान होती है। दोनों को मिला के एज आई सेड अगेन अच्छे क्वेश्चंस हम बनाएंगे, लेकिन खुद के अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर एक्सिस के क्वेश्चंस आपके कंपैरेटिवली थोड़े से सिंपल होते हैं। और देखते हैं, और एक आध क्वेश्चन बना के दिखाता हूं मैं आपको, देखते हैं। चलो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन आल्सो। सी इन दिस क्वेश्चन अगेन मैंने आपको आपकी बार एक स्क्वायर शीट दे दी है। सो लेट मी राइट डाउन हियर, अपने पास एक स्क्वायर शीट है, शीट का मास m है, साइड लेंथ a है, और अब ये स्क्वायर शीट का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मान लो ये वाली एक्सिस के अबाउट। ध्यान से देखो कि ये जो एक्सिस है इट्स पासिंग थ्रू सेंटर, बट ये ऐसी डायगोनल नहीं है। डायगोनल होती तो यू कैन वेरी इजीली सी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ही आराम से लगा देते, दैट प्रॉब्लम वुड हैव बीन टू सिंपल। सो लेट मी नॉट मेक थिंग्स सो सिंपल फॉर यू। मान लो सपोज मेरे पास एक स्क्वायर शीट है और उसको मैं ऐसी कुछ अजीबी सी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला हूँ। ये जो एक्सिस है ये एक कॉर्नर से अगर आप देखोगे तो a/4 डिस्टेंस से पास हो रही है, एंड सिंस इट इज पासिंग थ्रू सेंटर आल्सो यू कैन इजीली सी कि जो इधर वाला ये डिस्टेंस होगा जिसको मैं अभी दिखा रहा हूं, ये वाला, ये डिस्टेंस भी अल्टीमेटली a/4 होगा। और मुझे इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है इस स्क्वायर शीट की। और अच्छी ट्रिकी सी प्रॉब्लम है, इसमें हिंट ये है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर सही आइडिया स्ट्राइक कर जाएगा तो विद इन सेकंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली विदाउट एनी मेजर कैलकुलेशंस। लेकिन ये जरूर है कि वो आइडिया इतने आराम से स्ट्राइक नहीं करता है, थोड़ा सा कई बार कॉम्प्लिकेटेड सा आइडिया लगता है। तो थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दो, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, सोच समझ लो, और उसके बाद देन आई विल रिवील द आइडिया टू यू एंड देन इट विल बी मच मोर एंजॉयबल। तो चलो
अब तक आपने प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर ली होगी और अगर आपने आंसर निकाल लिया है कुछ ना कुछ तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लो कि मैं क्या करने वाला हूं उसमें। सी इसमें भी हम सिमेट्री यूज करने वाले हैं। सी लकीली ये स्क्वायर होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है, दीज आर ऑल वेरी हाईली सिमेट्रिक फिगर्स, इनमें बड़ी सिमेट्री होती है। अब जैसे इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो, इस प्रॉब्लम में मैं बस एक छोटा सा काम करता हूं, मैं इसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन और बनाता हूं इस तरीके से, एक लाइन में और बनाता हूं इस तरह से। लुक वेरी केयरफुली, ये जो दूसरी वाली लाइन बनाई है ये मैंने इस तरह से बनाई है कि ये भी अपने पास वाले कॉर्नर से a/4 डिस्टेंस से पास कर रही है लाइक दिस। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, ये फर्स्ट वाली लाइन जो ओरिजिनल थी और ये दूसरी वाली लाइन जो मैंने अभी बनाई है। लुक वेरी केयरफुली, अगर ये डिस्टेंस भी a/4 है, ये भी a/4 है, ये भी a/4 है, ये भी a/4 है, ध्यान से आप देखो कि ये दोनों की दोनों एक्सिस बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर मान लो हमारा ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आई, ये हमें निकालना है। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, तो दूसरा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बाय सिमेट्री आई होगा। एक तो आप ये बोल सकते हो, और दूसरा बाय सिमेट्री एंड कैलकुलेशंस ऑल्सो करना चाहो तो उससे भी आप एक चीज देख सकते हो कि ये दोनों एक्सिस अल्टीमेटली परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। तो ध्यान से देखो कि ये किसी ने नहीं कहा है कि आप एक्स एक्सिस पेपर के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल और पेपर के रिलेटिव वर्टिकली बनाओगे एक्स वाई एक्सिस, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और ये दोनों लाइंस इस लैमिना के शीट के प्लेन में हो, तो उनमें से आप एक को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस 100% बोल सकते हो। और इसके बाद यू विल सी कि जो z एक्सिस होगी वो z एक्सिस आपकी हो जाएगी इस तरीके से, ये हो जाएगी iz। और अब आप चाहो तो 100% ये बोल सकते हो दैट iz विल बी इक्वल टू ix प्लस iy। और बाय सिमेट्री ix और iy दोनों इक्वल हैं, तो इसको मैं 2i कर देता हूं। तो जो अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिंपली iz डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। एक छोटी सी बात तो ये हो गई, ठीक है। लेकिन गोइंग फर्दर, आई तो हो गई आपकी iz/2, दिस इज वेरी नाइस। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पे ये कि हमें iz की वैल्यू भी नहीं मालूम। भाई सर्कुलर डिस्क होती तो अलग बात थी, iz विल बी, उस केस में iz आपका सिंपली mr²/2 था। लेकिन यहां पे डायरेक्टली हमें iz की भी वैल्यू नहीं मालूम है, बट वो हम निकाल लेंगे। अभी आप देखो iz निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, iz हम घुमा फिरा के निकाल लेंगे। सी छोटी सी एक फिगर मैंने नीचे बनाई है, इसमें आप देखो कि अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि मैं एक दूसरी प्रॉब्लम लेता हूं, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, तो यू कैन इजीली सी कि वही कंप्रेशन थ्योरम लगा के अपन देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आई एक्स होती ये हो जाती है आपकी ml²/12 और यही आपकी आई वाई भी होती। ठीक है, ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल। लेकिन यहां पे आप देख लो कि अगर इस तरीके से अगर आप ये एक्स एक्सिस लेते तो इस ऑब्जेक्ट को स्क्वायर को कंप्रेस करके इस तरह की रॉड बनाना पॉसिबल होता और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाती ml²/12 यानी कि ma²/12। तो यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो सपोज में ये नीचे वाली फिगर में अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देता हूं तो iz आपकी हो जाएगी ma²/12 प्लस ma²/12 विच विल बी लाइक ma²/6। तो नीचे वाले स्क्वायर का यूज करके हम ये देख सकते हैं कि जो z एक्सिस है या iz जो है वो iz की वैल्यू हो जाती है ma²/6। तो देयरफॉर ये जो iz हमें नहीं पता थी ये हमने यहां से निकाल ली ma²/6 और ये ma²/6 हम यहां पे पुट कर देते हैं। और अब ये यहां पे ma²/6 पुट कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आ जाएगी आपकी ma²/12। तो यू कैन सी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इस तरीके से घुमा फिरा के ट्विस्ट एंड टर्न करके आराम से अपना रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। ये फंडा है। तो कंसेप्ट ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। 2-3 हमने सिंपल एग्जांपल्स ले लिए, इनफैक्ट 2 मैंने सिंपल एग्जांपल्स लिए थे। ये वाला जो एग्जांपल था ये मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा सिंपल बट ट्रिकी सा क्वेश्चन है। और आगे देखो, अब थोड़े बड़े एग्जांपल तो अपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में भी बनते हैं, तो देखते हैं। चलो बड़ा है या छोटा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो आप थोड़ी देर में खुद डिसाइड कर लेना। और मैं तो आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लो सपोज मेरे पास है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये है मेरे पास मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मान लो सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ a है, मास m है और इसके 3 वर्टाइसेस हैं अपने a b c।
हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है अबाउट एन एक्सिस दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द फिगर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द फिगर। ये हमारा टास्क है, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और वो एक तरीके से जेड एक्सिस टाइप की चीज है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पहले वो देख लो। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि अगर दुनिया का कोई भी ट्रायंगल है तो उसके बेस के अबाउट अगर आप देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mh²/6। ये हमारे पास एक स्टार्टिंग रिजल्ट है ऑलरेडी, और इस रिजल्ट का यूज करके घूम फिर के अपने को फाइनली अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। तो लेट अस सी, देखते हैं क्या करा जाए। देखो बहुत सारे आइडियाज है वैसे तो, एंड आई ऑब्वियसली एज यूजुअल आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले खुद से अपने तरफ से ट्राई करके तो देख लो। हालांकि एक आइडिया जो मुझे आ रहा है वो तो ये है कि एक काम ये कर सकते हैं कि मान लो सपोज यहां से मैं एक ऐसे हाइट टाइप की बना देता हूं सपोज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट अस से कि मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं डी, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेता हूं इस तरीके से। दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through point D and it is perpendicular to plane of the figure। ये आपकी मान लो सपोज सिचुएशन है। मैं सबसे पहले जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालूंगा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला हूं D के अबाउट। ये D वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसके बाद इसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा प्लान है। और अगर मान लो सपोज D के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो आप देखो इस फिगर को आप आधा बना लो इस तरीके से, ठीक है। अभी आप देखो कि ये पॉइंट अगर D है और इसके थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है इस तरीके से, तो यू कैन सी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ अगर a थी तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है ये हाइट हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज a, तो हाइट आपकी आ जाएगी a cos 30, ठीक है, विच इज लाइक a√3/2। तो हाइट की जगह भी मैं लिख देता हूं a√3/2। तो मैं अभी इन शॉर्ट करने की क्या कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले मेरा जो पहला स्टेप है ये है कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ग्रे वाली जो एक्सिस है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू D, इसके अबाउट मैं इस पूरे ट्रायंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला हूं। मैंने हाफ ट्रायंगल बनाया है। अब हाफ ट्रायंगल का जो मास है ये हो जाएगा m/2, और डायमेंशंस a/2, a√3/2, a, ये सारे के सारे इसके हो जाएंगे डायमेंशंस। और सबसे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं D के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट D, अब ध्यान से देखना एक बार, स्क्रीन ध्यान से देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको D के अबाउट चाहिए तो ध्यान से देखो कि D आपकी है z एक्सिस, इसको x एक्सिस मान लो और इसको y एक्सिस मान लो। तो यू कैन सी दैट ID विल बी इक्वल टू IX प्लस IY। और फर्दर देखो कि अब अगर आपको IX निकालनी है, ये अगर x एक्सिस है तो x एक्सिस इज नथिंग बट इट इज वन ऑफ द बेस। जो ट्रायंगल है अपना, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बेस को एक तरीके से आपने x एक्सिस माना है। तो अगर ये बेस है तो इसके रिलेटिव अगर आप देखोगे तो हाइट हो जाएगी a√3/2। इसी तरीके से अगर इसको बेस मानते हो y एक्सिस को तो हाइट हो जाती है a/2। तो जरा मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं एक सेकंड के लिए कि अगर मान लो ये x एक्सिस है तो ID इज इक्वल टू IX प्लस IY, ये तो अपने को पता ही है। वेयर IX अगर आपको चाहिए तो IX हो जाएगी mh²/6, ये फॉर्मूला होता है। इसमें h हो जाएगा आपका a√3/2 mh²/6। ये हो जाएगी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ ट्रायंगल अबाउट दिस x एक्सिस। इसी तरीके से मैं इसको अगर मान लेता हूं y एक्सिस, तो यू कैन सी कि इस वाली y एक्सिस को अगर बेस मानता हूं तो इसके रिलेटिव जो हाइट होगी वो हो जाएगी a/2। तो देयरफॉर IY अगर आपको चाहिए तो m इंटू h²/6। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी किसकी, आधे ट्रायंगल की, हाफ ट्रायंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी अबाउट पॉइंट D, अबाउट एन एक्सिस दैट पासेस थ्रू पॉइंट D परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर। और ऑब्वियसली अगर आपको मान लो पॉइंट D के अबाउट आधे ट्रायंगल की नहीं, ये पूरे ट्रायंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसको हम सिंपली डबल कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी अबाउट पॉइंट D पूरे ट्रायंगल की।
तो बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके जरा वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि एक बार हमें आईडी मिल जाती है तो आईडी मिलने के बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आगे कैलकुलेशन करेंगे। बट सबसे पहले लेट मी कैलकुलेट दिस एंड गेट सम रिजल्ट हियर। तो चलो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली यू कैन सी कि ये आ जाता है आपका ma²/12। तो ये आपके पास आ गया है एक चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई है आधे ट्राइंगल की अबाउट डी और हमें टोटल चाहिए तो इसका ट्वाइस मैं और कर दूंगा। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, लेट अस मेक दोस कैलकुलेशंस हियर। तो यू कैन सी दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल ट्राइंगल अबाउट डी चाहिए तो इसको ट्वाइस कर दो, ये हो जाएगी आपकी ma²/6। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी डी के अबाउट। और अब हम लास्ट में बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ जनरल पॉइंट यहां पे है ma²/6 वाला, दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। नाउ नोट केयरफुली कि यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस r है जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस r है और ये r आप देख लो, ये r और कुछ नहीं है, टोटल जो हाइट थी इस हाइट का 1/3 होता है। यू नो दैट h/3 हाइट के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो r हो जाएगा h/3, h भी आप याद करो, h कितना था, h था a√3/2। तो ये थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा a/2√3। ठीक है, ये आपके पास r है। तो बस अब इस r को सब्स्टिट्यूट करके अपना फाइनल काम ऑलमोस्ट होने वाला है। तो देयरफॉर ICM अपने को चाहिए तो ये हो जाएगी ma²/6 माइनस mr², r² मीन्स a/2√3 होल स्क्वायर। बस अब इसको आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, चलो कर ही लेते हैं बिकॉज वी आर काइंड ऑफ ऑलमोस्ट देयर। तो ma²/6 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपके पास आई गेस दिस मच। सो फाइनली आफ्टर एवरीथिंग ma²/12 इक्विलैटरल ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट आ जाता है फाइनली ma²/12। तो यू कैन इजीली सी कि इस तरीके से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके बड़े अच्छे छोटे बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन दोनों के बेसिक आइडियाज तो आपको बता दिए हैं, बस एक छोटी सी चीज बचती है और वो है प्रूफ। तो इसका जरा प्रूफ भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देन आई विल टेक यू टू अ वर्ल्ड व्हिच इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड देयरफॉर इट इज थॉरोली एंजॉयबल, जिसमें हम थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बना के देखेंगे, इनके मिक्सचर की प्रॉब्लम्स भी बना के देखेंगे। बट सबसे पहले तो जरा इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, वो देखो एंड सी दिस प्रूफ इज गोइंग टू बी इजियर। अब कैसे इजी होगा, क्या होगा देखते हैं। सी मान लो वही अपनी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ये मान लो एक्स एक्सिस है, इसी तरीके से ये मान लो आपका वाई एक्सिस है और डॉट एंड अ सर्कल ये मान लो आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पे मान लो सपोज मैं एक पार्टिकल ले लेता हूं, इस पार्टिकल का मास है मान लो dm, इसका ये अगर x कोऑर्डिनेट है, ये अगर y कोऑर्डिनेट है, तो यहां से जो डिस्टेंस r होगा ये r हो जाएगा बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, r आ जाएगा इतना। अब ध्यान से देखो, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है इस पूरी बॉडी की। लेटर से सबसे पहले अगर मान लो हमें निकालनी है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो याद करो किसी भी दुनिया की किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती थी वो होती थी इंटीग्रल r² dm। एक चीज अब आप देखो कि r का मतलब क्या होता था, r का मतलब होता था कि उस पर्टिकुलर एक्सिस से जो डिस्टेंस होता था परपेंडिकुलर, उसको हम r बोलते थे। तो नाउ यू कैन सी कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको तो हम y बोलते हैं। तो यू कैन सी कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरी रिजिड बॉडी की एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल y² dm। वेरी नाइस। इसी तरीके से अगर y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप देख लो ये जो dm मास है इसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसी को हम इसका x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगी इंटीग्रल x² dm। और थर्डली इसी तरह से आप देख लो कि z एक्सिस अगर आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो z एक्सिस अगर स्क्रीन के परपेंडिकुलर है तो dm का जो z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा r,
बिकॉज यू कैन सी कि अगर कोई एक्सेस आपकी इस तरह से स्क्रीन के बाहर आ रही है और आप यहाँ पे खड़े हो तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यही डायगोनल डिस्टेंस जो है यही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यू कैन सी कि अगर आपको z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये हो जाएगी r स्क्वायर dm। और अब आप खुद ही देख लो कि r स्क्वायर तो है बाय पाइथागोरस थ्योरम, r स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यू कैन इजीली सी कुछ वेक्टर्स लगाने की, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल से सीधी सी बात है। और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर dm अलग कर लो और y स्क्वायर dm अलग कर लो, और यू कैन इजीली सी कि iz हो जाएगा आपका iy प्लस ix। इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं अपने हिसाब से ऐसे। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें प्रूफ में आप देख लो, इंपॉर्टेंट बातें ये है कि पहली बात तो प्रूफ में आप देखना कि कहीं भी सेंटर ऑफ मास का कोई यूज नहीं हुआ है, सेंटर ऑफ मास की कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरह से यूज नहीं हुई है। तो ये अच्छी बात है दैट दिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इज सेंटर ऑफ मास फ्री, इसका सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज वन थिंग। और दूसरा ये भी देखो कि हमने इसमें एज्यूम किया है कि जो ये मास डीएम है, पूरी डेरिवेशन में हमने पहली लाइन में ये एज्यूम कर लिया था कि जो ये मास डीएम है ये इसी प्लेन में रहेगा, ये हमने एज्यूम कर लिया। क्यों? बिकॉज अगर मान लो सपोज ये इस प्लेन में है तभी इसका एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाई आएगा। आप ये देखो, मैं थोड़ा सा रफ फिगर बना के दिखाता हूं कि अगर मान लो सपोज लेट अस से कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स है और कोई पार्टिकल मान लो किधर भी है इन जनरल, तो यू विल सी कि ये अगर मान लो एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से किसी भी चीज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस खाली वाई नहीं होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। इनफैक्ट जो मैंने फिगर बनाई है इस फिगर से ज्यादा नहीं दिख रहा है, आप वैसे ही समझ लो कि अगर ये एक्स एक्सिस है और आपका एक्स एक्सिस के पे चलने के बाद अगर आप वाई डायरेक्शन में भी गए हो और थोड़ा सा अगर आप जेड डायरेक्शन में भी गए हो तो जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से वो खाली y नहीं होगा, वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट डायगोनल वाला डिस्टेंस होगा। और यहां हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिया था बिकॉज अगर यहाँ पे वो सब लेने लगते तो फिर ये थ्योरम ही गड़बड़ हो जाती है, थ्योरम बनती नहीं। तो देयरफॉर जैसे ही आपने ये लिया था कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पार्टिकल का y है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही आपने ये एज्यूम कर लिया था कि ये ऑब्जेक्ट या जो जितने डीएम्स होंगे सारे के सारे डीएम्स आपके एक्स वाई प्लेन के अंदर ही लाई करेंगे। तो देयरफॉर हमने ये चीज बिल्कुल 100% डेरिवेशन में एज्यूम करी है कि पूरी बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। हाँ, सेंटर ऑफ मास से इस रिजल्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। तो दिस इज हाउ बाय सिंपल लॉजिक एंड सिंपल कैलकुलेशन दिस इज हाउ यू कैन प्रूव योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो भाई और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेक यू डीपर इनटू द वर्ल्ड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं थोड़ा सा एडवांस प्लस सेक्शन शुरू करने वाला हूं। मैं कई सारे एग्जांपल्स लूंगा विच आर गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट देन द नॉर्मल एग्जांपल्स, और कुछ छोटी मोटी एक आध डेरिवेशंस भी आएंगी, बट ये सारा का सारा जो मैं भी काम आपको कराने वाला हूँ, चीजें बताने वाला हूँ, ये सब के सब आपकी एडवांस प्लस सेक्शन की है। रिमेंबर एडवांस प्लस सेक्शन क्या होता था? अपना एडवांस प्लस सेक्शन का मीनिंग था दैट दिस सेक्शन should be covered only by those students जो बिल्कुल टॉप रैंक्स के लिए टारगेट कर रहे हो, मतलब सिंगल डिजिट रैंक, टॉप 50 रैंक्स मैक्सिमम, इस रेंज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करना है। और अदरवाइज आप चाहो तो इस सेक्शन को अभी के लिए छोड़ सकते हो, चाहो तो आगे चल के जब मान लो सपोज और आप प्रोफिशिएंट हो जाओगे 2-3 महीने बाद कोई वेकेशंस वगैरह होंगी, वहां पे अगर आपके पास टाइम होता है तो आप इसको देख सकते हो। तो चलो देखते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट आवर फर्स्ट एग्जांपल इन दिस सेक्शन। देखो सबसे पहला एग्जांपल तो अपना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सी हमारे पास सिचुएशन ये है कि अब की बार हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। नाउ यू विल से कि सर सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें निकालना आता है, लेकिन रुक जाओ उतना सिंपल नहीं है। देखो सॉलिड सिलेंडर का ये वाली एक्सिस के अबाउट जेड एक्सिस मान लो एक तरीके से ले लेते हैं, इसके अबाउट आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और इसको अब की बार मैं z एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं। जो मतलब आप चाहो तो इसको x एक्सिस बोल दो, y एक्सिस बोल दो, इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर ये सिलेंडर है, हार्डली अ सिलेंडर बट मान लो पतला सा सिलेंडर है, इसमें ये आपकी z एक्सिस होती है, आई एम नॉट रोटेटिंग इट लाइक दिस, मैं ये वाली जो एक्सिस है ये ले रहा हूं। और ध्यान से देखो कि अगर आप इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो ये ऐसे रोटेट करने वाला है यूनिट, ठीक है। ये अगर मैं एक्सेस आपकी तरफ कर देता हूं तो भी बात सेम ही रहेगी, अगर ये एक्सेस कर देता हूं, लुक एट माय फिंगर, तो ये अगर एक्सेस है तो ये सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से रोटेट करने वाला है ऐसे, ठीक है। सबसे सिंपल तो ये था कि मैं इसको ऐसे जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर दूं, वो रोटेशन तो अपने को एज सच बहुत ज्यादा क्लियरली दिखेगा ही नहीं, लेकिन
उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होती है, ये वाली, वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करेंगे तो इसकी कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। और मान लो सपोज अब आपको अगर एक और आइडिया आ रहा है कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी तो आसान है। सर आप देखो, आपने आई जेड दी है और आई एक्स पूछी है, एंड वी नो दैट कि बाय सिमेट्री आई एक्स और आई वाई तो इक्वल होंगे, और वो सब कर कर आके आप मान लो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के किसी तरह से एम आर स्क्वायर बाय 4 निकाल देते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज एम आर स्क्वायर, देखो अगर ऑब्वियसली एम आर स्क्वायर बाय 4 होता तो मैं उसको एडवांस प्लस सेक्शन में नहीं रखता, दैट वुड बी टू इजी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल नहीं चलेगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट अ टू डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट। अगर मान लो मैं इसी में मैं आपको देता कि हाइट 0 है इसकी, अगर ये मान लो सपोज डिस्क हो जाती है, तो डिस्क के लिए बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी, और डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट बिल्कुल 100% एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगी। बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइक सिलेंडर। तो दिक्कत ये कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, और जो निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट, वो हमारी गिवन एक्सिस नेचुरल एक्सिस के पैरेलल है नहीं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। परपेंडिकुलर एक्सिस 3D ऑब्जेक्ट होने की वजह से लगेगी नहीं, तो भाई फिर करेंगे क्या? देखो क्या करेंगे इसमें वो देखते हैं। इट्स नॉट, अगेन एज आई सेड, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, इसमें कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग से कैलकुलेशन होते हैं। देखो इसमें आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है कि ये, चलो हम बिल्कुल मानते हैं कि ये जो सिस्टम आपको दिया है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट दिया है, ये ऑब्जेक्ट आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा जुगाड़ कर सकते हैं। देखो जुगाड़ ये कर सकते हैं कि अगर मान लो सपोज मैं एक हाइट y के ऊपर एक dy थिकनेस की पतली सी स्लाइस मान लेता हूं, इस तरीके से। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस अगर हाइट y है, इसके ऊपर अगर मैं एक थिकनेस dy की पतली सी स्लाइस ले लेता हूं, तो ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इस पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लग सकती। लेकिन अगर मैं ये पतली सी स्लाइस ले लूंगा, तो भाई ये पतली सी स्लाइस तो 2 डायमेंशनल है, तो स्लाइस के ऊपर अगर मैं चाहूं तो 2 डायमेंशनल स्लाइस के ऊपर मैं डेफिनेटली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं। सी व्हाट आई एम सेइंग इज दिस कि अगर मान लो ये स्लाइस ले लेते हो, ये स्लाइस का मास हो जाता है dm। तो ध्यान से देखो कि ये स्लाइस आपकी खाली एक सर्कुलर डिस्क टाइप की है, और सर्कुलर डिस्क में हमें पता है कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दोगे तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। बस आपको m की जगह dm रख देना है, बिकॉज हम ये फॉर्मूला स्लाइस के लिए लगाने वाले हैं। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने स्लाइस ली है, इस स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट, लेट मी शो इट बाय रेड कलर। ये स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी ब्लू स्लाइस की अबाउट रेड एक्सिस। लेकिन हमें रेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालनी है, हमें तो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ग्रे वाली एक्सिस जिसको भी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इस ग्रीन वाली लाइन की अबाउट निकालनी है। तो स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें रेड वाली नहीं, हमें ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालना होगा। रिमेंबर, इंटीग्रेशन का मतलब खाली समेशन होता है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं जैसे ये ब्लू स्लाइस लिए, ऐसी ऐसी बहुत सारी स्लाइसेस लूंगा, और इन सारी स्लाइसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सम कर दूंगा, तो मेरे को सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, याद करो, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया का सम और डिफरेंस लेना तभी पॉसिबल होता था जब ये सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट हो। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये वाली ब्लू स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ले लिया, फिर आगे चल के मैं एक स्लाइस लेता, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं उसकी एक्सिस के अबाउट ले लेता। तो ये सारे के सारे मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अगर सबके खुद की एक्सिस के अबाउट ले लेता तो सारी एक्सिस डिफरेंट होती, समिंग अप वुड नॉट बी पॉसिबल। तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें ग्रे वाली एक्सिस के ऊपर शिफ्ट करना होगा। सारी की सारी स्लाइसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अपनी ग्रे वाली यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, और फिर उसके बाद उनको इंटीग्रेट यानी कि उनको सम अप करने वाले हैं। तो यू कैन सी कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इसको मैं बोलता हूं डी आई। तो di विल बी इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से di विल बी इक्वल टू ICM प्लस एम आर स्क्वायर। नोट वेरी केयरफुली कि ये जो दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कुछ नहीं है, ये है y। तो मैं
ये वाली रेड वाली और ये ग्रे वाली एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से डी विल बी इक्वल टू ICM प्लस MR², ये मैं बोल सकता हूं। और डीएम को कॉमन लेंगे वैसे तो, बट डीएम की जरा वैल्यू भी पुट कर दो। देखो डीएम इज वेरी इजी, वी नो वेरी वेल कि अगर ये कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए डीएम हमेशा रो डीवी होता है। डीवी आप देख लो, डीवी का मतलब है कि ये वाले पार्ट का मास, इस वाली चीज का मास, तो यू कैन सी मास नहीं सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा आपका πr² इंटू थिकनेस dy। तो ये हम dm की जगह रखने वाले हैं, और अब इसके बाद आप देख लो di हो जाता है आपका r²/4 प्लस y², बाहर dm की जगह मैं ρ πr² dy ये डाल देता हूं। तो ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी किसकी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी अपनी पतली सी डिस्क की, कौन सी एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। और अब इसका हम इंटीग्रल करने वाले हैं। इंटीग्रल का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी इनफाइनाइट हम पतली पतली और डिस्क लेंगे, और इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्स एक्सिस के अबाउट ट्रांसफर करके हम सम अप करेंगे। इस सिंपल से प्रोसेस को हम इंटीग्रल लेना बोलेंगे। तो देयरफॉर अब आपको अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप सिंपली इंटीग्रेट कर दो, और जो जो कांस्टेंट है वो सब बाहर ले जाते हैं, ρ πr² को तो बाहर ले जाओ, और r²/4 प्लस y² dy, इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। लिमिट्स बस एक बार देख लेना, लिमिट्स आप देख लो। लिमिट्स वैसे तो ऑप्शन ये है कि y की लिमिट्स आप 0 से लेके h/2 कर दो, तो ऊपर वाला हाफ सिलेंडर कवर हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में इसको डबल कर दो, ये भी एक ऑप्शन है, या -h/2 से +h/2 कर दो, वो आपके ऊपर है। और लिमिट्स जो है वो प्रॉपरली डाल के फिर इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। और बस इसके बाद देखो कंसेप्चुअली स्पीकिंग और कुछ बचा नहीं है इसमें, कंसेप्ट तो हमने सारे कवर कर लिए, बस आगे खाली कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन अपन यहाँ पे करने वाले हैं, बिकॉज कैलकुलेशन करके भी देखना लास्ट में बड़ा बढ़िया सा रिजल्ट आने वाला है। देखो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। ठीक है, हम तो 0 से h/2 लिमिट्स लेते हैं और जरा इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ρ πr² r²/4 इंटू y प्लस y³ 0 से h/2, ये है हमारी लिमिट। और इसका मैं ट्वाइस भी कर रहा हूं, बिकॉज ट्वाइस करेंगे तभी हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी। तो इट विल बी 2 ρ πr², और लिमिट्स डाल दोगे तो r² h/8 प्लस h³/8 इंटू 3 दैट्स लाइक 24। सो ये आ जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमें पता है कि यार फैशन में तो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के टर्म्स में कन्वर्ट करके छोड़ना होता है, तो m के टर्म्स में भी कन्वर्ट करेंगे। कॉमन ले लो जो जो चीजें ले सकते हो, तो ये हो जाएगा ρ πr²h, एक 2 भी कैंसिल कर देते हैं, अंदर बचेगा r²/4 h²/12। ठीक है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जरा मास भी आप देख लो, मास के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करना है तो यू नो वेरी वेल कि सिलेंडर का मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो जाता है सिलेंडर का मास, विच इज वेरी इजी टू कन्वर्ट, बिकॉज यू कैन सी कि ρ πr²h, ये जो बाहर है ब्रैकेट में, दिस इज नथिंग बट सिंपली ये आपका सिलेंडर का मास है। तो अगर इसको आप मास की जगह डाल देते हो तो ये हो जाता है mr²/4 प्लस mh²/12। ठीक है, दोनों टर्म्स मैंने अलग अलग किए हैं फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। तो जो रिजल्ट मैंने इस तरीके से लिखा है, बड़े सोच समझ के लिखा है, भी देखना इस रिजल्ट को वैसे तो एज सच मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेमोराइज करना पड़ता भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इस रिजल्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये रिजल्ट आपको देखते ही मेमोराइज हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा रिजल्ट। और इंटरेस्टिंगली सरप्राइजिंगली जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, तो ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए अपने को। जिन लोगों को ये रिजल्ट पता था वो लोग तो उस क्वेश्चन को देखते ही कराए थे, और जिनको नहीं पता था उनको पूरा का पूरा डिराइव करना पड़ा था। तो डेरिवेशन, ऑब्वियसली डेरिवेशन आनी चाहिए आपको, लेकिन रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रिजल्ट को 2 स्टेप्स में बड़े आराम से आप याद कर सकते हो। इट्स अ वेरी इट्स अ लिटिल चीप बट अ नाइस ट्रिक जिससे आप इसको याद कर सकते हो। देखो, अगर मान लो सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर की कुछ रेडियस है और कुछ हाइट भी है, तो आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 स्टेप्स में निकाल लो। सबसे पहले आप रेडियस को 0 कर दो। अगर आप रेडियस को 0 कर दोगे, इसको पिचका दोगे, तो ये रॉड बन जाएगा, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट आ जाएगा ml² by 12 से। तो ये आ जाएगा ml² by 12 वाला टर्म,
दूसरा स्टेप ये है कि अब आप हाइट को जीरो कर दो, रेडियस को मत जीरो करो, वो कर चुके, अब आप हाइट को जीरो कर दो। हाइट को जीरो कर दोगे तो ये बन जाएगी डिस्क, और डिस्क का अगर आप देखोगे तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। तो देयरफॉर इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक होती है जिससे आप ये आंसर याद कर सकते हो। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मैंने लास्ट में बताई है, दिस इज जस्ट अ चीप लिटिल ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग द आंसर। ये कोई डेरिवेशन नहीं है। एक दो गाइड्स में मैंने देखा था कि वो इसी को बोल रहे थे कि लेट अस गिव यू अ वेरी नाइस लिटिल स्मॉल डेरिवेशन, और वो इसी को इस रिजल्ट की डेरिवेशन बता रहे थे। ये डेरिवेशन बिल्कुल नहीं है, ये लॉजिकल बिल्कुल नहीं है। लॉजिक तो वही था जिसमें हमने इंटीग्रेशन से प्रॉपर्ली सॉल्व किया था, वो जनरल और प्रॉपर लॉजिकल तरीका है। ये खाली एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप आंसर याद कर सकते हो, बट दिस इज अ वेरी नाइस एंड अ वेरी पावरफुल ट्रिक, बिकॉज इससे खाली ये सिंपल सिलेंडर का रिजल्ट नहीं आता है, इससे बड़े सारे रिजल्ट्स और आ जाते हैं। सी, जैसे अगर मान लो सपोज आप देखो तो इसमें चेंजेस कर देते हो। अगर मान लो ऐसे कि अगर मान लो आप एक हेक्सागोनल सिलेंडर बनाते हो, ठीक है, ये हेक्सागोनल बेसिस है, ऐसा सिलेंडर बनाते हो, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप मान लो अपनी यही इसी टाइप की एक्सिस के अबाउट निकालते हो, तो ये जो जरा सा ट्रिक वाला पार्ट है ये यहां पे भी चल जाता है। हेक्सागोनल ले लो या क्यूब ले लो या ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप का ले लो, मतलब यहां पे तो एक सर्कुलर बेस के ऊपर मैंने सिलेंडर खड़ा कर दिया था। आप अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर बेस के ऊपर सिलेंडर खड़ा कर दो तो ऐसा प्रिज्म टाइप का बन जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस टाइप की एक्सिस के अबाउट सेम टेक्निक से निकल आएगा। तो ये जो हमने छोटी सी ट्रिक देखी है, ये ट्रिक का फायदा बहुत होता है। फायदा ये है कि इससे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक बार ऐसे पिचका दो और एक बार ऐसे पिचका दो, दोनों मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकाल दो और उन दोनों को सिंपली सम अप कर दो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि बाकी जितनी भी अच्छी ट्रिक हो, जितनी भी पावरफुल हो, जितनी भी मजेदार हो, लेकिन है तो अल्टीमेटली ट्रिक ही, बिकॉज इसमें अगर आप कुछ सिंपल चेंजेस भी करोगे तो ये ट्रिक लगनी बंद हो जाएगी। जैसे अगर मान लो मैं इसी में आपको बोल देता कि ये जो सिलेंडर है इसकी डेंसिटी, लेट अस से कि डेंसिटी y के साथ साथ वेरी हो रही है, तो ऑब्वियसली उसमें ये ट्रिक बिल्कुल नहीं लगेगी, ये ट्रिक बिल्कुल मिजरेबल पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, ये नहीं चलेगी। या अगर मान लो सपोज मैं आपको एक कोन बोल देता कि मेरे पास एक कोन है, अब कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालो, तो यू कैन सी कि कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी ये ट्रिक नहीं चलेगी। हाँ, अपनी जो प्रॉपर डेरिवेशन थी वो बिल्कुल चलेगी कि यहां पे भी अगर आप एक स्लाइस लो और स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसे इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा। जैसे यहां पे तो ये था कि अगर सिलेंडर था तो ये सारी की सारी जो स्लाइसेस में ले रहा था इन सबका रेडियस सेम था। अगर कोन लूंगा तो ये आर भी वेरिएबल हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हो जाएगा इफ यू आर प्रोसीडिंग बाय इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं बस इसी ट्रिक से हम कोन का भी निकाल लेंगे या इस वाले केस को हैंडल कर लेंगे, तो ये सब बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं होने वाला है। इसीलिए अंडरस्टैंड दैट कि प्रॉपर डेरिवेशन इंटीग्रेशन की है और वो आपको 100% पता होनी चाहिए। बिकॉज एडवांस में कई बार ये लोग करते हैं, देखो एडवांस में उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स क्या क्या उल्टे सीधे आइडियाज लगा के सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस कैसे। बिकॉज जो स्टूडेंट्स जेई क्लियर करके जाते हैं दे विल गो इनटू आईआईटीज बीटेक फर्स्ट ईयर में, प्रॉफ्स उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके उन्हें आइडिया लग जाता है कि कौन सी सही गलत टेक्निक्स और ट्रिक्स बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो वो जब अगली बार पेपर सेट करते हैं तो दे जस्ट मेक श्योर कि ठीक है भाई, अब की बार तुम उल्टी सीधी ट्रिक्स लगा के आ गए आईआईटी में, कोई दिक्कत नहीं, बट अगली बार हम ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें तुम्हारी वो उल्टी सीधी वाली ट्रिक फेल हो जाएगी, खाली बेसिक मेथड लगेगा। इनफैक्ट आप पुराने जितने भी जेई पेपर से उठा के देख लो, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको एक लिमिट तक हेल्प करती है, लेकिन अगर ब्लाइंडली ट्रिक्स एंड टेक्निक्स रटने पे आ जाओगे तो जेई एडवांस कभी क्लियर नहीं हो सकता है। जेई एडवांस क्लियर करने के लिए, अच्छी रैंक से क्लियर करने के लिए, यू नीड टू हैव वेरी वेरी गुड ग्रास्प ऑन बेसिक्स, और बेसिक्स के बाद फिर उसके बाद अगर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आती है तब आपको उसका फायदा होगा, तब उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी रैंक और बेटर होती जाएगी। सो यू नीड टू हैव एवरीथिंग फॉर गेटिंग अ गुड रैंक इन आईआईटी जेई एडवांस। बट सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो यू कैन इजीली सी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को मिला के हमने ये एक छोटा बट बढ़िया सा एग्जांपल देख लिया, और इससे रिलेटेड बहुत सारे और एग्जांपल्स जो होंगे वो सब इस टेक्निक से आपके सॉल्व हो जाएंगे।